Reborn Millionaire, written by Shubhanshu Shekhar, produced by My Lang Audio. Episode 1, Happy New Year. इकतीस दिसंबर 1985 रात के 10 बजे अरब सागर में एक क्रूज शिप खड़ा था। उस शिप पे बड़े बड़े अक्षरों में ब्लू पर्ल ऑफ सी लिखा हुआ था। साल का आखिरी दिन होने के कारण उस क्रूज शिप पे न्यू ईयर की पार्टी शुरू होने वाली थी। काफ़ी गेस्ट तो पहले ही पहुंच चुके थे और कुछ छोटे छोटे शिप से वहां आ रहे थे। चांद की नीली रोशनी में वो शिप और भी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। शिप के किचन एरिया में हेड सेफ किचन वर्कर्स से चिल्लाकर बोलता है, अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, हमें नया साल स्टार्ट होने से पहले सारा फूड तैयार करना है। जल्दी करो, अगर विक्रम सर को अगर पार्टी से पहले सारा फूड तैयार नहीं मिला तो वो हमारी खाल उधेड़ देंगे। इतना बोलकर वो अपना काम करने लगता है। एक जूनियर स्टाफ जो सब्जी काट रहा था वो दूसरे स्टाफ से पूछता है, भाई ये विक्रम सर कौन है? मैंने तो उनको कभी देखा भी नहीं है। दूसरा स्टाफ कुछ नहीं बोलता है, जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। वो सब्जी काटने में व्यस्त रहता है। पहला स्टाफ फिर से पूछता है, बताना कौन है विक्रम सर? दूसरा स्टाफ उसे घुर के देखता है। वो अपना मुंह खोलते हुए एटीट्यूड से बोलता है, तूने कभी बब्बर शेर को देखा है? पहला स्टाफ मुंह बनाते हुए बोलता है, नहीं यार, पिछली बार जब चिड़ियाघर गया था तब मुझे वहां बब्बर शेर दिखाई नहीं। वो स्टाफ ऐसे बोलता है जैसे किसी ने मजाक में कोई बच्चों वाला सवाल पूछा हो। दूसरा स्टाफ बोलता है, ठीक उसी तरह से विक्रम सर को बहुत कम लोगों ने देखा है। वो लोगों के बीच कम ही दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो उनका कोई चेहरा नहीं भूलता। वो किसी एक्शन फिल्म हीरो की तरह दिखते हैं। वो बॉम्बे के गुप्ता ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ है। पहला स्टाफ अचंभित होकर उसे देख रहा था। दूसरा स्टाफ अपनी बात को जारी रखते धीरे से बोलता है, ये जो ब्लू पर्ल ऑफ सी शिप है, ये भी उन्हीं की है। पहला स्टाफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें से दूसरे स्टाफ को देख रहा था। वो अपना मुंह फाड़ते हुए बोलता है, बाप रे, इतने अमीर हैं वो। उनके पास तो कम से कम 500 करोड़ रुपए तो होंगे ही। दूसरा स्टाफ हंसते हुए बोलता है, बस इतना ही रुपए सोचा है तुमने? अभी कुछ दिनों पहले अखबार में एक खबर आई थी, उनकी दौलत में 200% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनकी दौलत 10,000 करोड़ हो गई है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, तुम लोग यहाँ बैठकर करोड़ों की बातें करते रहे और यहाँ का सारा काम तुम्हारा बाप करेगा। अचानक से तेज आवाज सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। दोनों फटाक से पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे हेड सेफ खड़ा था। दोनों हेड सेफ को देख डर जाते हैं। दोनों बिना कुछ बोले अपने काम करने में लग जाते हैं। हेड सेफ उन दोनों को घूरते हुए देखता है, फिर वहां से दूसरी तरफ जाते हुए बोलता है, सारे गधे मुझे ही मिले हैं। दूसरी तरफ शिप का कैप्टन कॉकपिट में बैठकर अपनी कॉफी पीते हुए शीशे से चांद के नीले रोशनी में अरब सागर को देख रहा था। तभी कॉकपिट में लगी रेडियो से आवाज आती है, मैं मौसम विभाग का असिस्टेंट साइंटिस्ट आप सभी क्रूज शिप के कैप्टन को सूचित करना चाहता हूं। रात में मौसम खराब होने की संभावना है। आप अपनी और अपने यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध देख लें। धन्यवाद। कैप्टन अपनी कॉफी की आखिरी घूंट पीकर वहां से बाहर निकालता है और अपना वॉकी टॉकी निकालकर शिप क्रू से संपर्क करने की कोशिश करने लगता है। कैप्टन अपने वॉकी टॉकी पे बोलता है, सिक्योरिटी कमिंग, ओवर। वॉकी टॉकी के दूसरे तरफ से एक नौजवान की आवाज आती है, Yes, Captain, what happened? Is everything okay, Captain? Over. कैप्टन उस नौजवान के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, नो एवरीथिंग इज नॉट ओके। अभी मौसम विभाग से सूचना मिली है कि रात में मौसम खराब हो सकता है, इसलिए आपदा के आने से पहले सुरक्षा का प्रबंध हो जाए। ओवर। वॉकी टॉकी से आवाज आती है, Okay, Captain, over and out. कुछ देर बाद आसमान में तेज हवा चलने लगती है। हवा के साथ साथ बड़े बड़े पंखे के नाचने की आवाज तेज आ रही थी। क्रूज का कैप्टन अपने केबिन से निकल बाहर आता है। वो आसमान की तरफ देखने लगता है।
आसमान में एक पीले रंग का हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। कैप्टन उस हेलीकॉप्टर को देखकर खुश हो जाता है। उसकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हेलीकॉप्टर में बैठे आदमियों को जानता हो। थोड़ी ही देर में वो हेलीकॉप्टर क्रूज शिप के हेलीपैड पे उतरता है। कैप्टन फटाक से उस हेलीकॉप्टर का डोर ओपन करता है। उस हेलीकॉप्टर से दो हैंडसम और डैशिंग लुक वाले लड़के निकलते हैं। एक की उम्र करीबन 28 वर्ष रही होगी और दूसरे की उम्र करीब 24 वर्ष। क्रूज का कैप्टन मुस्कुराते हुए बोलता है, वेलकम सर, ब्लू पर्ल ऑफ सी में आप दोनों का स्वागत है। विक्रम सर, दिगंबर सर, आप दोनों को देख के बहुत खुशी हुई। दिस वे सर। कैप्टन उन दोनों को पार्टी वाली जगह पर ले जा रहा था। विक्रम प्रताप गुप्ता, जिसकी हाइट करीब 5 फीट 8 इंच होगी, गोरा चेहरा, ब्लैक कलर की विंटेज सूट पहने हुआ था। वही उसका बड़ा भाई दिगंबर ने नीले रंग का विंटेज सूट पहना हुआ था। तीनों क्रूज के अंदर बने एक बड़े से हॉल में चले जाते हैं। पूरा हॉल आज नए साल का स्वागत करने के लिए सजा हुआ था। विक्रम और दिगंबर पे नजर पड़ते ही वहां पे पहले से मौजूद सारे गेस्ट विक्रम और दिगंबर के पास आ जाते हैं। सारे लोग विक्रम से हाथ मिलाना चाहते थे। मिलाए भी क्यों नहीं, देश के टॉप बिजनेसमैन विक्रम गुप्ता का नाम शामिल था। इतनी कम उम्र में देश का टॉप बिजनेसमैन बनना कोई छोटी बात नहीं होती। दिगंबर को कोई पूछ भी नहीं रहा था। कुछ देर बाद ऐसे ही सबसे मिलने के बाद दिगंबर विक्रम से बोलता है, विक्रम, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो बाहर चलते हैं। विक्रम कंफ्यूज होते हुए बोलता है, क्या भाई, थोड़ी देर बाद न्यू ईयर की पार्टी शुरू होने वाली है और अभी आपको कुछ जरूरी बात करनी है? पार्टी के बाद करते हैं ना, जो भी जरूरी बात करनी है। दिगंबर विक्रम का हाथ पकड़कर थोड़ा दबाव बनाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, इसलिए चलो। और रही बात पार्टी की, तो दिगंबर अपनी घड़ी देखते हुए बोलता है, अभी 1 घंटे बाकी है। इतना बोलकर दिगंबर विक्रम का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। दोनों क्रूज के छत पे आ जाते हैं। काले बादलों के चादर ने पूरे आसमान को ढक लिया था, जिसके कारण चांद की नीली रोशनी अब नहीं दिख रही थी। विक्रम छत के रेलिंग के पास जाकर बोलता है, बोलिए भाई, आपको क्या बोलना था? दिगंबर कुछ नहीं बोलता है। वो विक्रम के मुंह के सामने पीठ लिए खड़ा था, जैसे उसने विक्रम की बात सुनी ही ना हो। विक्रम आगे बढ़कर उसके पीठ पे हाथ रखता है और अपनी बातों को दोहराते हुए बोलता है, बोलिए ना भाई, आपको क्या बात करनी है? दिगंबर झटके से पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पे गुस्सा था। दिगंबर अपना सीधा हाथ बढ़ाकर विक्रम का गला पकड़ लेता है। विक्रम को धकेलते हुए रेलिंग के पास ले जाता है। विक्रम अपना गला छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विक्रम अपने टूटते आवाज में बोलता है, भाई, आप मेरा गला क्यों दबा रहे हैं? मेरा गला छोड़िए। दिगंबर गुस्से से कड़क आवाज में बोलता है, तुझे छोड़ दूं? हाँ, बार बार बेइज्जती। जो इज्जत मुझे मिलनी चाहिए थी वो तुम्हें मिली। मुझे कंपनी के सीईओ का पद मिलना चाहिए था, उसे पिताजी ने तुम्हें सौंप दिया क्योंकि मैं ऐशो आराम में ज्यादा पैसे उड़ता था। विक्रम का दम घुटने लगा था। वो फटी हुई आंखों से दिगंबर की बातें सुन रहा था। दिगंबर आगे बोलता है, जो हक मुझे मिलना चाहिए था, अब मैं तुम्हें मारकर वो हक तुमसे छीनूंगा। और तुम क्या कहा करते थे? हाँ, सल्तनत का सुल्तान। अब इस सल्तनत के सुल्तान को मरना होगा, और जब सुल्तान ही नहीं रहेगा तो सल्तनत की कुर्सी खाली रहेगी और उस खाली कुर्सी की जगह मैं भरूंगा। हाँ हाँ हाँ। इतना बोलकर वो विक्रम के गले को और जोर से दबा देता है। विक्रम का शरीर अब उसके हाथों में झूल रहा था। उसकी आंखें बाहर आ चुकी थीं। दिगंबर उसके शरीर को नीचे पटक देता है। दिगंबर विक्रम के मृत शरीर पे थूकता है, बड़ा आया सल्तनत का सुल्तान। आथू।
इतना बोलकर वो आगे जाने लगता है। तभी उसके पैर रुक जाते हैं। वो जल्दी से पीछे पलटता है। आसमान में जबरदस्त तेज बिजली चमकती है, मानो रात में सवेरा हो गया हो। विक्रम उसका पैर पकड़े हुआ था। दिगंबर विक्रम को देखकर घबरा जाता है। विक्रम रुकते रुकते बोलता है, आज ये सुल्तान भले ही अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, लेकिन एक दिन मैं वापस आऊंगा अपने सल्तनत पे राज करने के लिए और तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा सुनाने के लिए। ये मेरा वादा है। विक्रम अपना दम तोड़ देता है। दिगंबर अपना पैर उसके हाथ छुड़ाता है और एक लात खींच के उसके मुंह पे मारता है। या हूं। कुछ देर बाद दिगंबर के कुछ वफादार आदमी आकर विक्रम के शरीर को क्रूज से नीचे फेंक देते हैं। छापक के आवाज के साथ बादलों में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। दिगंबर ऊपर देखते हुए बोलता है, हैप्पी न्यू ईयर। या हा 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 हा। एपिसोड 2। रात का समय था। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। धारावी के स्लम बस्तियों में एक छोटे से घर में 5 साल का देव अपने पापा के साथ बिस्तर पे लेटा हुआ था। देव अपने पापा से टोटलाते हुए बोलता है, पापा, दिगंबर ने 31 दिसंबर 1985 को ही विक्रम को क्यों मारा? वो तो पहले भी मार सकता था, जैसे कि अपने घर के पीछे या फिर गोली से। तो उतने बड़े से पानी वाले जहाज पे क्यों मारा? 25 साल का सुरेश, जो देव का पिता था, मुस्कुराते हुए बोलता है, 1985 नहीं देव बेटा, 1975 में मरा था। वो विक्रम प्रताप गुप्ता और दिगंबर ने उसे 31 दिसंबर को इसलिए मारा ताकि वो नए सिरे से वो शुरुआत कर सके। और रही बात उसको क्रूज शिप पे मारने की, तो वो सबसे अच्छी जगह थी विक्रम की लाश को गायब करने के लिए। देव फिर से अपने पापा से टोटलाते हुए बोलता है, वो कैसे पापा? उसकी बात सुनकर सुरेश बोलता है, वो ऐसे कि विक्रम की लाश तो दिगंबर ने समुद्र में फेंकवा दी थी। समुद्र में होती हैं बड़ी बड़ी फिरहना मछलियां जो मांस को खच खच करके खा जाती हैं। इस तरह से उसकी लाश गायब हो जाएगी। देव फिर से अपना अगला सवाल दाग देता है, पापा, ये फिरहाना मछली कैसी होती है? क्योंकि मैंने तो बस बांगड़ा मछली ही देखी है जो आप लेके आते हैं। देव की बात सुनकर सुरेश हंस देता है। सुरेश हंसते हुए बोलता है, लगता है तुम अपने सारे सवाल आज ही पूछ लोगे। रुको, बताता हूं कि फिरहाना मछली कैसी होती है। फिरहाना मछली एक इंसान के हथेली जितनी बड़ी होती है और उसके पास 20 नुकीले सफेद रंग के दांत होते हैं। उसी दांत से वो किसी को भी खच खच करके खा जाती है। देव अपना अगला सवाल तैयार कर चुका था। वो जैसे अगला सवाल बोलने के लिए आतुर होता है। सुरेश बोलता है, अब और सवाल नहीं, बाकी के सवाल कल पूछ लेना। तभी उस कमरे में 24 साल की खूबसूरत सी औरत अंदर आती है। वो औरत सुरेश की पत्नी मीनाक्षी थी। मीनाक्षी बोलती है, कहानी सुनाओगे तो ये शैतान सवाल पूछेगा ही। और तुम ये कैसी कहानी सुना रहे थे देव को? मर्डर और खून खराबे वाली। सुरेश, देव अभी 5 साल का है। अगर तुम ऐसी कहानी सुनाओगे तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, तुम समझ रहे हो? इसी उम्र में बच्चे अच्छाई और बुराई वाली चीजें सीखते हैं। मीनाक्षी बोले जा रही थी। देव और सुरेश बेड पे लेटे उसकी बात सुने जा रहे थे। सुरेश धीरे से बोलता है, देख रहे बेटा, तुम्हारी माँ कैसे मुझ पे बरस रही है, इसलिए आगे से कहानी सुनाने के लिए जिद मत करना। देव भी धीरे से बोलता है, ओके पापा। मीनाक्षी उन दोनों को बातें करते देख चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तो पागल हूं ना, जो यहाँ पे भाषण दे रही हूँ, और तुम दोनों बाप बेटे अपनी अलग ही दुनिया में गुम हो। सुरेश बिस्तर से उठता है और मीनाक्षी के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, मेरी मीनू, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। अब से मैं देव को कोई भी कहानी नहीं सुनाऊंगा, ठीक है? इतना बोलकर सुरेश मीनाक्षी के गाल पे किस कर देता है। देव ये देखकर खिलखिलाकर हंसने लग जाता है। मीनाक्षी अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोलती है, क्या कर रहे हो? सामने देव देख रहा है। सुरेश हंसते हुए बोलता है, तो क्या हुआ? देखता है तो देखने दो। क्यों,
सही कहा ना बेटा? देव बोलता है। हाँ पापा। मीनाक्षी देव से बोलती है। रुक बदमाश, आजकल तुम्हारे पापा ने बहुत सर पे चढ़ा रखा है। इतना बोलकर मीनाक्षी देव की तरफ बढ़ती है। देव हंसते हुए पीछे की तरफ घिसकने लगता है। मीनाक्षी देव को गुदगुदी करने लगती है और वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। सुबह के 7 बजे मीनाक्षी और सुरेश के बीच देव अपनी मां से सटकर सोया हुआ था। मीनाक्षी की आंख खुलती है। वो आलथी पालथी मारकर बिस्तर पे बैठ जाती है। अपने खुले बालों को बांधकर देव के गाल पे किस करती है और बिस्तर से नीचे उतर जाती है। कुछ देर बाद देव और सुरेश भी उठ जाते हैं। सुरेश और देव घर के छोटे से हॉल में चले जाते हैं। सुरेश अपना मुंह धोकर अखबार पढ़ने बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद मीनाक्षी चाय लेकर सुरेश के पास आ जाती है। सुरेश और मीनाक्षी चाय पीने लगते हैं। मीनाक्षी चाय पीते हुए बोलती है। देव बेटा, जल्दी से नहा लो, स्कूल जाना है। सुरेश, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है आज? जाना है मीनू, बस ये आज का अखबार पढ़ लूं। मीनाक्षी अपने चाय का आखिरी घूंट पीते हुए बोलती है। ठीक है, तुम अपना अखबार पढ़ो, तब तक मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मीनाक्षी कुछ ही दूर चलती है कि अपने सीने पे हाथ रखकर नीचे धड़ाम से गिर जाती है। सुरेश मीनाक्षी को गिरते देख जोर से चिल्लाता है। मीनाक्षी! वो दौड़कर मीनाक्षी के पास जाता है। मीनाक्षी का सर अपने गोद में रखता है। मीनाक्षी अपने सीने पे हाथ रखकर किसी जलबिन मछली की तरह छटपटा रही थी। ये देखकर सुरेश रोते हुए बोलता है। मीनू, मीनू क्या हुआ तुम्हें? मीनू, मीनू सांसें लेती रहो, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूं। इतना बोलकर वो टेलीफोन के पास जाकर एम्बुलेंस को कॉल करता है। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस वहां आ जाती है। सुरेश मीनू को उठाकर एम्बुलेंस के अंदर लगे बेड पे लिटाता है। सुरेश और देव एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर नर्स मीनाक्षी को स्ट्रेचर पे लेटाकर आईसीयू रूम की तरफ ले जाती है। सुरेश और देव आईसीयू रूम के बाहर खड़े थे। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं। मिस्टर सुरेश, आपकी पत्नी के दिल में छेद है। हमें उनके हार्ट का ऑपरेशन करना होगा, जिसमें 50,000 का खर्च आएगा। आप अमाउंट बाहर रिसेप्शन पे जमा करवा दीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन शुरू कर सकें। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर सुरेश दंग रह जाता है। सुरेश घबराते हुए बोलता है। आप ऑपरेशन शुरू करिए, मैं रुपयों का इंतजाम करता हूं। डॉक्टर सुरेश से बोलता है। देखिए, आप पहले अमाउंट डिपॉजिट करवाइए, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन शुरू करूंगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। क्या वह इतनी बड़ी रकम जुटा पाएगा? क्या मीनाक्षी की जान बच पाएगी? जानने के लिए सुने धारावाहिक रीबॉर्न मिलियनेयर का अगला एपिसोड। एपिसोड 3। डॉक्टर की बात सुनकर सुरेश जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। हॉस्पिटल से निकलकर वो इधर उधर देखने लगता है, जैसे वो कुछ खोज रहा हो। तभी उसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक पीसीओ दिखाई देता है। वह फटाक से देव को गोदी में उठाए हुए पीसीओ की तरफ भागता है। सबसे पहले वह अपने ऑफिस में कॉल लगाता है, लेकिन कोई नहीं उठाता। 2-3 बार कॉल लगाने के बाद भी जब कॉल रिसीव नहीं होता तो वह अपने मोहल्ले में हरिशंकर को कॉल करता है। हरिशंकर कॉल पिकअप करता है। हेलो, कौन? सुरेश फोन कान से लगाए बोलता है। हेलो हरिशंकर, अच्छा हुआ कि तुमने कॉल उठा लिया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। हरिशंकर सुरेश की आवाज पहचान जाता है और पूछता है। सुरेश, ओ हाँ बोलो, वैसे तुम्हारे घर पे एम्बुलेंस क्यों आई थी? कुछ हुआ है क्या? सुरेश जवाब देता है। हाँ हरिशंकर, पत्नी को सुबह सुबह हार्ट अटैक आया है, उसी को लेकर हॉस्पिटल आया हूं। डॉक्टर ने कहा है कि उसके दिल में छेद है, ऑपरेशन करना होगा। 50,000 रुपए मांगे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तुम्हारे पास होंगे क्या? सुरेश की आवाज सुनकर हरिशंकर बोलता है। हेलो 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 हेलो, तेरी आवाज नहीं आ रही है सुरेश, मैं रखता हूं, मुझे काम पर जाना है। फोन से बीप की आवाज आने लगती है।
हरिशंकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। लोगों की मदद करने वाला सुरेश आज खुद मदद के लिए तरस रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा उतरा हुआ था। पीसीओ से निकलकर वह हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर में वो आईसीयू रूम के पास पहुंच जाता है। तभी डॉक्टर उसके पास आकर बोलता है, क्या आपने रुपए रिसेप्शन पर डिपॉजिट करवा दिए? सुरेश रोते हुए बोलता है, नहीं डॉक्टर, आप प्लीज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। प्लीज मेरे बच्चों को उनकी मां से दूर मत कीजिए। प्लीज डॉक्टर, मैं आपके पांव पड़ता हूं। सुरेश डॉक्टर के पैर पकड़ लेता है। छोटा सा देव वहां खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह अपनी मां के लिए रो रहा था, लेकिन उस मासूम की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। डॉक्टर पैर छुड़ाते हुए गुस्से से बोलता है, देखिए मिस्टर, जब हैसियत नहीं रहती तो इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों आ जाते हो? और ये हॉस्पिटल मेरे बाप का नहीं है कि कोई भी आए और मैं उसका मुफ्त में इलाज कर दूं। अब छोड़िए मेरा पैर और मुझे जाने दीजिए। मुझे और भी दूसरे पेशेंट देखने हैं। कहां कहां से आ जाते हैं भीख मंगे साले। डॉक्टर वहां से जाने लगता है। तभी आईसीयू से एक नर्स निकलती है और कहती है, डॉक्टर, वो पेशेंट नहीं रही, उसने अपना दम तोड़ दिया। यह सुनकर सुरेश वहीं पर अपना होश खोकर बैठ जाता है। डॉक्टर मुंह टेढ़ा करते हुए बोलता है, अब लोग मुफ्त में इलाज कराएंगे तो पेशेंट मरेगा ही ना। इसकी पत्नी की लाश इसे दे दो। आज के बाद ऐसे भीख मंगे को हॉस्पिटल में आने मत देना। डॉक्टर की बात सुनकर नर्स गर्दन झुकाकर बोलती है, यस डॉक्टर। नर्स अपने मन में बोलते हुए आईसीयू में जाने लगती है। पता नहीं इस जैसे राक्षस को भगवान मौत कब देंगे। पैसों के लिए मासूम बच्चे से उसकी मां को छीन लिया। दो नर्स सुरेश की पत्नी का शव उठाकर सुरेश के पास नीचे फर्श पर रख देती हैं। सुरेश की आंखों से अश्कों की धारा फूटे जा रही थी। देव अपनी मां को मां मां चिल्लाकर उठा रहा था, लेकिन उसकी मां आज उसकी आवाज न सुन रही थी। एक ही पल में भगवान ने आज सुरेश के परिवार की हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी थी। धीरे धीरे लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या हुआ है भाई? लगता है इसकी पत्नी नहीं रही। देखो, वो बच्चा कैसे अपनी मां को रोकर उठाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा यार, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। जो आया है वो एक दिन जाएगा। वही डॉक्टर वहां पे फिर से आता है। लोगों की भीड़ देखकर बोलता है, अरे भीड़ लगा के क्यों रखी है? कभी लाश नहीं देखी है क्या? चलो जाओ सब यहां से, अपने अपने काम पर जाओ। डॉक्टर सुरेश के पास आता है और जैसे ही कुछ बोलने को होता है, सुरेश उसका गला पकड़ दीवार से सटा देता है। ये देख वहां खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ दौड़कर वहां आते हैं और डॉक्टर को सुरेश के हाथों से छुड़ाने लगते हैं, लेकिन सुरेश का हाथ डॉक्टर का गला छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। सुरेश लाल आंखों से डॉक्टर को देखते हुए बोलता है, तुमने मारा है मेरी पत्नी को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे आज, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हॉस्पिटल के स्टाफ सुरेश को डॉक्टर से अलग करते हैं। डॉक्टर अपना गला पकड़कर खांसने लगता है। डॉक्टर खांसते हुए इशारों से बोलता है, बाहर ले जाओ इनको। हॉस्पिटल के स्टाफ सुरेश और देव को बाहर ले जाते हैं और उसकी पत्नी की लाश फुटपाथ पे रख देते हैं। देव हॉस्पिटल के बिल्डिंग को देख रहा था। हॉस्पिटल के बिल्डिंग पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, डीपीजी हॉस्पिटल। समय अपने पंख लगाकर तेजी से उड़ता है और कहानी शुरू होती है देव की। 15 साल बाद 5 फीट 8 इंच हाइट वाला हैंडसम 20 साल का लड़का अपने रूम में शीशे के पास खड़ा था। वह अपने बालों में कंघी कर रहा था। तभी उसके रूम का दरवाजा ओपन होता है। एक लड़का रूम के अंदर आकर बोलता है, क्या बात है, लड़का बड़ा हैंडसम लग रहा है आज। लड़की देखने जा रहा है क्या देव? देव उस लड़के की तरफ पलटता है। देव मुंह बिचकाते हुए बोलता है, नहीं यार, कॉलेज जा रहा हूं।
शिव, तुझे नहीं चलना है क्या कॉलेज? शिव जवाब देता है, चलना है यार, इसीलिए तो तेरे पास आया हूं। अब क्या आधा घंटा तक बालों में कंघी ही करते रहेगा या फिर कॉलेज भी चलेगा? थोड़ी देर बाद दोनों कमरे से निकलकर दरवाजे के पास पहुंचते हैं। दरवाजे पे 45 साल के अधेड़ उम्र का सुरेश खड़ा था। सुरेश ठंडे भाव से बोलता है, कॉलेज जा रहे हो बेटा? देव कहता है, जी पापा। शिव और देव दोनों अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में मेन रोड पर पहुंचते हैं। ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है, सभी गाड़ियां रुक जाती हैं। देव और शिव दोनों पैदल रोड क्रॉस कर ही रहे थे कि देव की नजर एक कार पर पड़ती है। उस कार में एक आदमी बैठा हुआ था। वो उस आदमी को देख के चौंक जाता है। 15 साल हो गए जब उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया और अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रहे थे। यह अपने बेटे का क्या इंतजार कर रहा है? क्या जीवन उसके लिए बेहतर भाग्य लेकर आएगा? कॉलेज जाने वाला लड़का और उसके गरीब पिता, उनके नसीब में क्या है? एपिसोड 4। देव को रोड पार करते ही एक कार में बैठे शख्स पे नजर पड़ती है। वो उस शख्स को देख के चौंक जाता है। वो शख्स उसके कॉलेज का स्टूडेंट था, अशोक कपूर। 2 दिन पहले ही देव और अशोक की लड़ाई हुई थी। 2 दिन पहले देव और शिव डीपीजी कॉलेज के कैंपस में खड़े थे। आज उनका पहला दिन था। देव ने व्हाइट कलर की टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक कलर का स्नीकर्स पहना हुआ था। शिव ने हाफ पीले रंग का शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक स्नीकर्स पहना हुआ था। दोनों इतने बड़े कॉलेज को हैरानी से देख रहे थे। दूर कुछ लड़कियों के गॉसिप गैंग बातें कर रही थीं, तो कुछ सीनियर्स जूनियर की रैगिंग कर रहे थे। शिव देव से एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है, देव देख, वो सीनियर्स कैसे जूनियर्स की रैगिंग कर रहे हैं। जल्दी चल यहां से, नहीं तो वो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। शिव की बात सुनकर देव बोलता है, सही कहा यार, जल्दी चल, इससे पहले वो हमें देखे हम यहां से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस किधर है? ये तो किसी से पूछना होगा ना? शिव अपना माथा खुजलाते हुए बोलता है, ये भी एक मुसीबत है। वो लोग बिना फॉर्म साइन करवाए कॉलेज में नहीं ले सकते। किससे पूछेगा? अगर उनसे पूछा तो वो पहले 0 से रैगिंग करना स्टार्ट करेंगे। 100% रैगिंग करके बिना बताए आगे भगा देंगे। अगर खुद से खोजेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी इतने बड़े कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस खोजने में। देव मुंह बिचकाते हुए बोलता है, चल उधर चलकर देखते हैं, शायद कोई कॉलेज का स्टाफ मिल जाए। वो हमें बता देगा कि ऑफिस कहाँ है। देव और शिव दोनों कॉलेज के कैंपस से होते हुए 4 मंजिला बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। उस बिल्डिंग के पास पहुंचकर दोनों इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई स्टाफ दिखाई नहीं देता है। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ियों से होते हुए वो दोनों पहली मंजिल पे पहुंचते हैं। वो फर्स्ट फ्लोर के गलियारों में चलते हुए हर रूम के नाम को ध्यान से देख रहे थे। तभी उनको सामने से आते हुए कोई दिखाई देता है। सामने की तरफ से एक खूबसूरत सी लड़की चलते हुए आ रही थी। खुले बाल, गोरा चेहरा, कानों में गोल्डन झुमके उसके खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। उस लड़की ने ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स जैकेट और व्हाइट शू पहने हुए थे। देव और शिव उसके पास पहुंचते हैं। शिव इशारे से देव को बोलता है कि इससे पूछना एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस किधर है। देव शिव को कंधे से मारते हुए उसे पूछने के लिए इशारा करता है। ये सब देख वो लड़की मुस्कुराने लगती है। लड़की बोलती है, तुम लोग इशारों में क्या बोल रहे हो? क्या तुम दोनों को कुछ पूछना है? लड़की की बात सुनकर दोनों उसका मुंह देखने लगते हैं। देव को लगता है कि शिव उस लड़की से पूछेगा, लेकिन शिव अपना मुंह बंद किए उस लड़की को देख रहा था। देव एक लंबी सांस लेते हुए उस लड़की से हकलाते हुए पूछता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस किधर है? देव को हकलाते देख वो लड़की हंसने लगती है। वो हंसते हुए देव से बोलती है,
तो इतनी देर से तुम हाँ आई एम सॉरी। हाँ, तो इतनी देर से तुम लोग ये पूछने के लिए एक दूसरे से इशारा कर रहे थे। देव हाँ में सिर हिला देता है। लड़की अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोलती है। तुम दोनों इस कॉलेज में न्यू एडमिशन हो? देव बोलता है। हाँ, आज हमारा पहला दिन है और हमें एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस नहीं मिल रहा है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये ऑफिस कहाँ है? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है। सिर्फ बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी भी। चलो मेरे साथ। तुम लोग राइट बिल्डिंग में तो एंट्री कर ली है और एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस 3rd फ्लोर पे है। चलो मेरे साथ। देव और शिव उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लड़की आगे चलते हुए बोलती है। तुम दोनों का नाम क्या है? देव बोलता है। मेरा नाम देव है और इसका नाम? मेरा नाम तो शिव शंकर है, लेकिन सब मुझे शिव बोलते हैं। शिव तपाक से देव के बोलने से पहले बोलता है। देव अपने मन में बोलता है, वाह, उस समय जब पूछने के लिए बोला तो भाई साहब का मुंह नहीं खुल रहा था। अभी जब नाम बताने की बारी आई तो फटाफट मुंह खुल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों 3rd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और दाहिने तरफ जाने लगते हैं। वो लड़की लास्ट रूम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उस रूम के बाहर किसी भी तरह का बोर्ड नहीं लगा हुआ था। लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है। ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, उनसे ज्यादा बहस मत करना। एडमिनिस्ट्रेशन हेड बहुत खड़ूस है। देव अभी उस बंद कमरे को देख रहा था। देव थोड़ा शक करते हुए पूछता है। लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? क्या तुम बताओगी? देव की बात सुनकर वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है। ऐसा लग रहा था वो लड़की कुछ छुपा रही हो। लड़की बात को घुमाते हुए बोलती है। मैं भी पहली बार जब आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस बहुत खोजा था, लेकिन मुझे ऑफिस नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ था। फिर मैंने तुम्हारी तरह ही एक लड़के से पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस कहाँ, तो वो मुझे यहाँ ले आया। मैं तो डर गई थी कहीं वो लड़का मेरे साथ कुछ गलत करने की तो नहीं सोच रहा। मैं डरते डरते अंदर गई तो सच में ये एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस था। वैसे तुमने पूछा और मैंने बता दिया, बाकी का तुम देख लो। तुम्हें ऑफिस में जाना है या नहीं? मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो लड़की वहां से धीरे धीरे आगे जाने लगती है और बार बार पीछे पलटकर देख रही थी कि देव और शिव अंदर गए कि नहीं। कुछ देर सोचकर देव और शिव दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। लड़की पीछे पलटकर देखती है तो देव और शिव वहां नहीं थे। लड़की के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। लड़की अपनी मुट्ठी बंद करके बोलती है, यस, अब आएगा मजा। तो क्या कॉलेज की मौज मस्ती ने उसे अपनी मां की मृत्यु के बारे में भुला दिया? उनके पिता इन सभी खर्चों का प्रबंधन कैसे कर रहे हैं? क्या यह लड़का कॉलेज के प्यार में खो जाएगा या कुछ और चल रहा है? जानने के लिए रीबॉर्न मिलियनेयर सुनना जारी रखें। एपिसोड 5। देव और शिव उस रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वहां का नजारा देख के वो दोनों हैरान रह जाते हैं। दोनों आंखें फाड़ वहां पे हो रही चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। सामने अशोक और उसके कुछ दोस्त एक लड़के को मुर्गा बनाकर रखा हुआ था। उस लड़के के बगल में और जूनियर्स लड़के खड़े थे। ये देखते ही देव और शिव तुरंत समझ जाते हैं कि वहां रैगिंग चल रही है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। देव, शिव और बाकी सब भी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर पहले जो लड़की देव और शिव को मिली थी, वहीं लड़की अंदर आती है और अशोक से बोलती है, टनटना, अशोक, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नए मुर्गे लाई हूं। इतना बोलकर वो लड़की देव और शिव की तरफ इशारा करती है। अशोक मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या बात है रुद्रिका, आज तो तुमने मुर्गों की लाइन लगा दी। 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 मुर्गे। अब इनकी अटेंडेंस लेने में मजा आएगा। केशव, वो दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई मुर्गा बाहर ना भाग सके। अशोक अपने बगल में खड़े केशव को बोलता है। केशव अशोक की बात सुनकर दरवाजा बंद कर देता है। रुद्रिका अशोक के पास जाकर बैठ जाती है। अशोक उन 6 लड़के को देखते हुए बोलता है, जिसमें देव और शिव भी शामिल थे।
चलो एक एक करके मुर्गे की तरह कुकरू बोलकर अपना नाम और किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो बताओ। आगे वाला लड़का खड़ा रहता है। वो कुछ नहीं बोलता है। उस लड़के को कुछ नहीं करते देख अशोक गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, लगता है तुम लोग मेरी बात को हल्के में ले रहे हो। अभी बताता हूं कि ये अशोक कपूर चीज क्या है। डमरू। अशोक के पीछे से 6 फीट लंबा लड़का सामने आता है। उसके डोले देख के वहां खड़े सारे लड़के डर जाते हैं। अशोक कपूर आगे बोलता है, डमरू इसकी अच्छे से डमरू बजा दो, फिर देखता हूं ये मुर्गा कैसे नहीं बनता। इसकी इतनी औकात जो मेरे सामने मुर्गा ना बने। डमरू सबसे आगे वाले लड़के को गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है। ये देख सबकी हालत खराब हो जाती है। सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। डमरू उस लड़के को जमीन पे पटक देता है, जिससे उसकी दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंज जाती है। वो लड़का अपनी कमर पे हाथ रख वहीं पे लेटा हुआ था। वो दर्द से छटपटा रहा था। उसके चीख से सब घबरा जाते हैं। अशोक अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हुए बोलता है, क्या कोई और भी है जो अपनी बच्चों वाली हिम्मत दिखाना चाहता हो? अगर कोई है तो सामने आ सकता है। खुला ऑफर है फॉर लिमिटेड टाइम। हा 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 हा। अशोक की बात सुनकर सब अपने सर झुका लेते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अशोक आगे बोलता है, चलो अटेंडेंस देना शुरू करो मुर्गों। सबसे पहले वाला लड़का वहां पे बैठकर मुर्गा बन जाता है और बोलता है, कुकरुकू। सर मेरा नाम अमन है और मैं बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूं। कुकरुकू की आवाज सुनकर सब हंसने लगते हैं। रुद्रिका हंसते हुए बोलती है, अमन द कुकरुकू नंबर 1। सही है, सुन के मजा आया। चलो अब दूसरों को भी आने दो। रुद्रिका की बात सुनकर वो लड़का उठकर दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरा लड़का आता है और वैसे ही मुर्गा बनते हुए बोलता है, कुकरुकू। इसके आगे वो कुछ बोलता कि उसकी फार्त निकल जाती है। अशोक हवा में हाथ हिलाते हुए बोलता है, ये मुर्गा तो बड़ा ही बदतमीज है। पूरे जगह को प्रदूषित कर दिया। जल्दी से बाहर निकालो इसे। छी छी। केशव फटाक से दरवाजा खोलता है और उस लड़के को बाहर निकाल देता है। सब लोगों ने अपनी नाक पे अपना हाथ रख लिया था। रुद्रिका अनाउंस करते हुए बोलती है, कुछ गंदे मुर्गों की वजह से ये जगह प्रदूषित हो गई है, इसलिए इस खेल को 5 मिनट का विराम देंगे। बाकी मुर्गे अपनी जगह पे सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। आगे की प्रक्रिया हम जल्द ही शुरू करेंगे। धन्यवाद। रुद्रिका की शुद्ध हिंदी सुनकर सब हंसने लगता है। अशोक हंसते हंसते हुए बोलता है, अरे बाप रे, इतनी शुद्ध हिंदी तो मुझे भी नहीं आती रुद्रिका। क्या तुम मुझे सिखाओगी? रुद्रिका हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब समय मिलेगा तब तुम्हें आराम से सिखा दूंगी। ओके, पहले इनकी अटेंडेंस तो ले लें। अशोक बोलता है, हाँ हाँ जरूर। चलो एक फिर से शुरू करते हैं। मुर्गों की अटेंडेंस। चलो तुम अपना अटेंडेंस लगाओ। इस जगह को प्रदूषित मत करना। शिव के आगे खड़ा लड़का आगे आता है और मुर्गा बन जाता है। कुकरू। सर मेरा नाम अनिकेत है और मैं आर्ट्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूं। शिव धीरे से देव से बोलता है, देव अब हमारा नंबर आने वाला है। शहीद होने के लिए तैयार हो जा। अशोक शिव से अपनी भवें को ऊपर करते हुए बोलता है, क्या धीरे धीरे बात कर रहे हो? अब तुम्हारा ही नंबर आने वाला है। तैयार रहना मुर्गा बनने के लिए। हा 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 हा। अशोक के साथ रुद्रिका और दूसरे लोग भी हंसने लगते हैं। अनिकेत अपनी जगह से उठ जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है। अब बारी शिव की थी। शिव धीरे से देव से बोलता है, भाई कुछ तो बोल, शहीद होने जा रहा हूं, दुआओं में याद रखना। देव कुछ नहीं बोलता है। वो बस शिव को देख रहा था। शिव धीरे धीरे बैठकर मुर्गा बन जाता है। शिव बोलता है, कुकरुकू। सर मेरा नाम शिव शंकर है और बिजनेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूं। इतना बोलकर वो फट से उठ जाता है और एक तरफ चला जाता है। अब बारी देव की थी। देव अभी भी शांति से खड़ा था। अशोक बोलता है, खड़ा क्यों है? चल मुर्गा बन। देव कुछ नहीं बोलता है और शांत खड़ा रहता है। देव को ऐसे खड़े देख अशोक को गुस्सा आ जाता है। अशोक गुस्से से बोलता है,
लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी हालत भी उस लड़के की तरह करनी पड़ेगी। देव अशोक की तरफ खड़ा होकर बस देख रहा था। अशोक अपनी जगह से उठ जाता है। अशोक गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तेरे घुटनों में दर्द है क्या? तेरी मां के दूध में ताकत नहीं थी क्या, जो तू मुर्गा नहीं बन सकता? अशोक की बात सुनकर शिव अपना सर पीट लेता है। शिव बोलता है, गलत तार छेड़ दिया बेटे। क्या जिंदगी उसे अलग दिशा में ले जा रही है? आगे क्या होगा? क्या उसे अपने पिछले जीवन की कोई बात याद है? क्या वह पुनर्जन्म वाला करोड़पति है? जानने के लिए पुनर्जन्म करोड़पति सुनना जारी रखें। एपिसोड 6। अशोक गुस्से से देव से बोलता है, क्या हुआ? तुम्हारे पैर की हड्डियां कमजोर हैं क्या? क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें बचपन में दूध नहीं पिलाया था क्या? हाँ हाँ हाँ। उसकी बात सुनकर देव अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। शिव देव को गुस्से में देख अपना सर पीट लेता है। इस अशोक ने गलत तार छेड़ दिया है, तू तो गया बेटे। शिव ने यह बात धीरे से बोली थी, जिससे अशोक और उसके दोस्तों ने नहीं सुनी थी। देव गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। अशोक आगे बढ़कर देव के पास आता है। अशोक उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, ऐसे घूर के क्या देख रहा है? खा जाएगा क्या? हाँ बोलना। देव एक मुक्का अशोक के मुंह पे मारता है। उसके पीछे सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सब एक साथ बोलते हैं, ओह तेरी। शिव ये देखकर मुस्कुरा देता है। अशोक मुक्का खाकर 2-3 कदम पीछे हो जाता है और अपने मुंह पे हाथ रखे हुए दर्द से चिल्ला देता है। रुद्रिका और उसके दोस्त दौड़कर उसके पास आते। उससे पहले देव उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पे 3 से 4 मुक्के दनादन जड़ देता है। ये देखकर रुद्रिका और उसके सभी साथी एक जगह ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। अशोक की नाक से खून बह रहा था। देव उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, अगर मेरी मां के बारे में किसी ने कुछ भी बोला तो मैं उसकी हलक से जान निकाल लूंगा। इसीलिए आइंदा से ध्यान रखना, बिकॉज आई एम वेरी वेरी बैड। इतना बोलकर वो रुद्रिका और उसके साथ खड़े लोगों को घूर के देखता है। उसकी आंखें देखकर सबकी घिघी बन गई थी। देव दरवाजा खोलकर जाने लगता है। रुद्रिका उसको जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें अब कुछ और ही बयां कर रही थीं, जैसे देव ने रुद्रिका के दिल में मोहब्बत की चिंगारी जलाकर चला गया हो। शिव देव के पीछे पीछे चला जाता है। केशव अशोक के पास जाकर उसे देखने लगता है। अशोक के नाक से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सब जैसे तैसे उसके नाक से खून रोकते हैं। केशव अशोक से बोलता है, अशोक भाई, क्या हम इस लड़के के बारे में पापा को बता दें? वो मिनटों में इसका नामो निशान मिट्टी में मिला देंगे। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि देव नाम का कोई लड़का इस कॉलेज में एडमिशन लेने आया था। अशोक बोलता है, नहीं, अगर मैंने पापा को बताया कि मैं एक लड़के से पीट गया तो बदनामी मेरी होगी। मैं इसको अपने तरीके से सीधा करूंगा। वर्तमान का समय। देव रोड पार करके बस से कॉलेज पहुंच गया था। उसके क्लास का टाइम हो गया था तो वो अपने क्लास की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, ओए एक्शन हीरो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। देव और शिव आवाज की दिशा की तरफ मुड़ते हैं। सामने रुद्रिका थी। रुद्रिका देव और शिव के सामने चलते हुए आती है। रुद्रिका बोलती है, अकेले अकेले क्यों जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। तुम क्या छोटी बच्ची हो जो तुम्हें भी साथ ले चलें? और आज कौन सा प्लान बनाया है अशोक और तुमने? देव रुद्रिका से पूछता है। देव का सवाल सुनकर रुद्रिका थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है। रुद्रिका बोलती है, देखो, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। वो तो कल मैं अशोक के बहकावे में आ गई थी, इसीलिए। नहीं तो मैं कोई बदमाश लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत शरीफ हूँ। मेरे पापा कहते हैं मैं बहुत शरीफ हूँ। देव उसकी बात सुनकर बोलता है, ओ हो,
वो तो कल ही दिख गया था कि तुम कितनी शरीफ हो। भोले लोगों को अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनकी रैगिंग करवाने के लिए रूम में ले जाती हो। यहां बोल रही हो मैं बहुत शरीफ हूं। देव की बात सुनकर रुद्रिका अपना सर खुजलाते हुए बतिसी दिखा देती है। रुद्रिका बोलती है, तुम भी कोई शरीफ नहीं हो। 2 दिन पहले तुमने तो अशोक की नाक तोड़ दी थी और बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे थे। आई एम वेरी वेरी बैड। उसका क्या? रुद्रिका अपनी भवें चमकाते हुए देव से बोलती है। शिव खड़ा होकर उन दोनों की बात सुन रहा था। शिव उन दोनों को टोकते हुए बीच में बोलता है, देव, क्लास नहीं चलना है क्या? हमें लेट हो रहा है। अगर देर से पहुंचेंगे तो प्रोफेसर मल्होत्रा हमें बहुत सुनाएंगे, इसलिए जल्दी चल। देव बोलता है, सही कहा यार, अगर लेट हो गए तो प्रोफेसर हमारी बैंड बजा देंगे। इतना बोलकर दोनों क्लास की तरफ भागने लगते हैं। रुद्रिका भी उनके पीछे भागते हुए चिल्लाती है, देव, मुझे भी प्रोफेसर मल्होत्रा का क्लास अटेंड करना है। मैं भी साथ चलती हूँ। प्लीज थोड़ा धीरे चलो। देव भागते हुए बोलता है, अगर हम तुम्हारी स्पीड से चलेंगे तो क्लास आज अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हारी स्पीड से नहीं चल सकता। देव की बात सुनकर शिव हंस देता है। रुद्रिका मुंह बिचकाते हुए बोलती है, तो क्या मैं कछुए की स्पीड से चलती हूँ? देव हंसते हुए बोलता है, ऐसा कह सकते हैं। इतना बोलकर वो जल्दी से क्लास के अंदर चला जाता है। प्रोफेसर अभी क्लास में नहीं आए थे। रुद्रिका भी भागते हुए क्लास में पहुंच जाती है और देव के बगल वाले बेंच पे बैठ जाती है। देव अपने बैग से बॉटल निकालकर पानी पीने ही वाला होता है कि रुद्रिका उसके हाथ से बॉटल छीन लेती है और पानी पीने लगती है। देव उसको घूर के उसकी हरकतों को देख रहा था। क्लास में मौजूद अन्य स्टूडेंट भी रुद्रिका और देव को देख रहे थे। रुद्रिका बोलती है, ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? मैंने तुम्हारा पानी पिया है, कोई खून नहीं पिया है, जो ऐसे मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे हो। देव उससे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है और अपना बॉटल लेकर पानी पीने लगता है। देव पानी पीते हुए अपनी नजरें आसपास घुमाता है तो अन्य स्टूडेंट उसे और रुद्रिका को देख रहे थे। रुद्रिका ये बात नोटिस कर लेती है। रुद्रिका अन्य स्टूडेंट को देखते हुए जोर से चिल्लाती है, कभी लड़का नहीं देखा है क्या तुम लोगों ने? क्या अशोक का उकसाना देव को और अधिक आक्रामक बना देगा? क्या रुद्रिका और देव के बीच का तनाव उनके संबंधों में नई दिशा लाएगा? और क्या देव का अगला कदम उसके कॉलेज जीवन में नई चुनौतियां पैदा करेगा? एपिसोड 7। सारे स्टूडेंट्स देव और रुद्रिका को देख रहे थे। कुछ लोगों ने तो यह भी सोच लिया था कि देव और रुद्रिका रिलेशनशिप में हैं। रुद्रिका उन लोगों को टकटकी भरी निगाहों से देख जोर से चिल्लाती है, क्या तुम लोगों ने कभी लड़का नहीं देखा है क्या? रुद्रिका की तेज आवाज सुन सब अपना अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। इस नजर को देख शिव और देव अचरज में पड़ जाते हैं। देव अपने मन में सोचता है, ये लड़की चीज क्या है? इसकी एक आवाज से सबने अपनी अपनी मुंडी घुमा ली। जरूर किसी प्रोफेसर की बेटी होगी। देव ये सोच ही रहा था, तभी क्लास में प्रोफेसर मल्होत्रा आ जाते हैं। प्रोफेसर मल्होत्रा बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर उनके क्लास में बात करते हुए पकड़ा जाता तो बिना किसी प्रश्न के उसे क्लास से बाहर निकाल देते थे। प्रोफेसर के आते ही पूरी क्लास पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाती है। ऐसा लग रहा था उस क्लास में कोई है ही नहीं। प्रोफेसर अपनी क्लास शुरू करते हैं। उस क्लास में बैठा एक लड़का दूसरे लड़के से धीरे से बोलता है, ब्रो देख कैसे चंद की तरह बैठा हुआ है, क्या बोलता है क्लास से बाहर निकलवा दे? नहीं भाई ने सिर्फ हमें नजर रखने के लिए बोला है। उससे ज्यादा अगर हम लोग कुछ करेंगे तो हमारी ही शामत आ जाएगी, इसलिए वेट एंड वॉच। सही कहा, 2 दिन बाद तो इसकी ऐसी हालत होगी कि ये सोच भी नहीं सकता है। बहुत फुदक रहा है, बस 2 दिन और फुदक ले बेटे। क्लास में शांति होने के कारण उनकी हल्की आवाज प्रोफेसर को सुनाई दे देती है। प्रोफेसर तेज आवाज में चिल्लाते हैं, साइलेंस प्लीज। दोनों लड़के चुप हो जाते हैं। करीब 1 घंटा बाद प्रोफेसर अपनी क्लास खत्म करके वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाते ही सभी फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। देव और शिव क्लास से बाहर जाने लगते हैं।
रुद्रिका भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ ही देर बाद देव और शिव कैंटीन में चले जाते हैं। दोनों खाना लेकर एक तरफ बैठ जाते हैं। रुद्रिका भी उनके साथ बैठ जाती है। ये देख देव बोलता है, तुम हम लोग के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लीव मी अलोन। देव की बात सुन के रुद्रिका की आंख से आंसू छलक जाते हैं। वह अपना बैग लेकर उठ जाती है। रुद्रिका अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, मैं तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहती थी, लेकिन तुम तो बहुत अकड़ू हो। जा रही हूं, अब से तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। इतना बोलकर वो जाने लगती है। देव और शिव उसको जाते हुए देख रहे थे। शिव बोलता है, यार इतना भी क्या था जो तूने उससे ऐसी बात की? गलती इंसान से ही होती है, उसके लिए इतना रूड बनना अच्छा लगता है? देख, बाकी सब भी हमें कैसे देख रहे हैं। जा उसे मना के ले आ, वो हमसे सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहती है और कुछ नहीं। शिव की बात सुनकर देव खामोश रहता है। वह कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाने लगता है। एक लड़की वहां आती है जिसका नाम पल्लवी था। पल्लवी झल्लाते हुए बोलती है, तुम कैसे लड़के हो? एक लड़की तुमसे सिर्फ फ्रेंडशिप करना चाहती है और तुम हो कि अकड़ के बात कर रहे हो। क्या तुम में शर्म नाम की चीज नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है? देव बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए अपना खाना खा रहा था। ये देख पल्लवी और भड़क जाती है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? आज ऐसा लग रहा था कि देव के कान में जूं तक नहीं रेंग रही हो। वो तो बस अपने खाने पर ध्यान दे रहा था। शिव देव की ऐसी हरकत देखकर अंदर से कसमसा रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कैंटीन में बैठे दूसरे स्टूडेंट भी उनकी तरफ देखने लगते हैं। देव का कोई रिएक्शन न देख पल्लवी उसका खाना नीचे गिरा देती है। ये देख सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। पल्लवी हंसते हुए बोलती है, अब खाते रहो खाना। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर। अब दिखाओ जरा घमंड, मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो, फिसड्डी कहीं का। इतना बोलकर वो नीचे गिरे हुए खाने पर थूक के चली जाती है। वहां पे खड़े लड़कों में से एक लड़का बोलता है, कैसा बेगैरत इंसान है। एक लड़की इसके साथ इतना कुछ बोल के चली गई और ये कुछ भी नहीं कर पाया। चलो यार, ऐसे लड़कों से तो दूर रहना चाहिए जिनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। ऐसा लग रहा था वो लड़के देव को भड़काना चाह रहे हों, लेकिन देव का कोई रिएक्शन नहीं था। वह उठकर हाथ धोने चला जाता है। शिव भी उसके पीछे चला जाता है। पल्लवी अपने दोस्तों के पास खड़ी होकर बात कर रही थी। पल्लवी की दोस्त सीमा बोलती है, वाह पल्लवी, आज तो तूने हाफ सेंचुरी लगा दी। सीमा के बगल में खड़ी लड़की रुचि बोलती है, सही कहा यार पल्लवी, आज तुमने एंटरटेनमेंट का धमाका ही कर दिया। और खाना गिराने वाला पार्ट और उस पर थूकने वाला पार्ट तो मस्त था। पल्लवी उनकी बात सुनकर फूली नहीं समा रही थी। एक्चुअली पल्लवी और उसकी फ्रेंड्स कॉलेज में गॉसिप गैंग के नाम से जानी जाती हैं, जो आए दिन किसी न किसी की बेइज्जती करती रहती हैं। और आज देव को बेइज्जत करके उसकी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई थी। शाम हो चुकी थी। देव और शिव अपने घर की तरफ जा रहे थे। शिव देव से बोलता है, यार उस लड़की ने तेरे साथ इतनी बदतमीजी की, फिर भी तू उसकी बात सुन रहा था। उस दिन अशोक ने सिर्फ तेरी मां के बारे में 2 शब्द बोल दिया था तो तूने उसके नाक पर घूंसा मार दिया था। तो आज उस लड़की को 4 बातें सुना के चुप नहीं करा सकता था? देव उसकी बात सुन के कुछ नहीं बोलता है। देव को कुछ न बोलते देख शिव चिढ़ जाता है। शिव चिढ़ते हुए बोलता है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बताना, कुछ हुआ है क्या? तू इतना चुप क्यों है? उस समय भी चुप था, अब भी चुप है। कुछ बोलेगा मेरे भाई? देव चलते चलते रुक जाता है और एक लंबी सांस लेकर शिव से बोलता है, देख, मैं कॉलेज में पढ़ने जाता हूं, किसी से लड़ने नहीं। रही बात उस लड़की की, तो मुझे उससे बहस नहीं करनी थी, इसलिए मैं चुप था। चल अब घर चलते हैं। इतना बोलकर देव आगे चलने लगता है। शिव चलते हुए अपने मन में सोचता है, ये देव कुछ तो छुपा रहा है। इतना बदमाश लड़का उस लड़की के सामने चुप था। ये तो कभी हो ही नहीं सकता।
क्या देव के रहस्यमयी व्यवहार का कारण सामने आएगा? क्या पल्लवी के कार्यों के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है? और क्या शिव देव की मदद कर पाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए रिबॉर्न मिलियनेयर के अगले एपिसोड को सुनते रहें। एपिसोड 8। भाई, स्मेल पॉक्स वाला वायरस काफी तेजी से बढ़ रहा है भारत में। ये एक अच्छा मौका है अपनी कंपनी को ग्रो करने का। हमें इस वायरस के एंटीडोट पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हमने एंटीडोट बना लिया तो कंपनी की वैल्यू करीबन 200% तक बढ़ जाएगी। इस तरह से हमारी कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनी में शामिल हो जाएगी। एक 23 साल का लड़का अपने बड़े भाई से उत्साहित होते हुए बोलता है। उसका बड़ा भाई उसकी बात सुनकर बोलता है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उसके लिए हमें रिसर्च टीम बनानी होगी, लैब तैयार करना होगा, स्मॉल पॉक्स के मरीज को क्वारंटाइन करना होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिन्हें पर हमें ध्यान देना होगा। बड़े भाई की बात सुनकर वो 23 साल का लड़का बोलता है, भाई, ये सब चीजें हो जाएंगी। हमें बस जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अन्य कंपनी भी इसका एंटीडोट बनाने में लगी हुई है और उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। उसका बड़ा भाई मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके विक्रम, हम कल से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। देव अपने बिस्तर से हड़बड़ाकर उठ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी धड़कन मानो किसी रेस के घोड़े की तरह भाग रही थी। धक 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 धक। देव अपने माथे पे आए पसीने को पोंछते हुए बोलता है, ये कैसा सपना था? और वो आदमी बिल्कुल मेरी तरह लग रहा था। वो स्मॉल पॉक्स के एंटीडोट बनाने के बारे में सोच रहा था। हाँ हाँ हाँ, वो तो कब का बन चुका है। सपने भी आए तो स्मॉल पॉक्स के एंटीडोट बनाने के। कम से कम राजा महाराजाओं वाले सपने आते तो मैं उसमें कम से कम कहीं का राजा तो होता। तभी उसकी नजर सामने घड़ी पे पड़ती है। घड़ी देखते ही वो जोर से चिल्लाता है, 8 बज गए। पापा तो आज बहुत चिल्लाएंगे। मुझे 7 बजे उठना था और यहां तो। जल्दी से किचन में जा देव, नहीं तो पापा आज तेरी बैंड बजा देंगे। इतना बोलकर देव अपने बिस्तर से उठकर किचन की तरफ भागता है। किचन में पहुंचकर देव देखता है कि उसके पापा ने पहले से ही खाना बनाकर रख दिया था। पीछे से सुरेश आता है और देव से बोलता है, 8 बजे उठोगे तो खाना कब बनाओगे और कॉलेज कब जाओगे? अब जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और खाना खाकर कॉलेज जाओ। शिव भी आता ही होगा। देव धीरे से बोलता है, ओके पापा। कुछ ही देर में वो फ्रेश होकर आ जाता है और खाना खाकर कॉलेज जाने लगता है। घर के बाहर निकलते ही शिव उसे मिल जाता है। शिव देव के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी रेडी होकर आ गया। आज रुद्रिका को मनाने जा रहा है क्या? वैसे अगर तू उसे मनाएगा तो शायद वो मान भी जाएगी। देव उसको घूर के देखते हुए बोलता है, तुझे लग रहा है मैं आज जल्दी से रेडी हो गया तो रुद्रिका को मनाऊंगा? उस झल्ली लड़की को कभी नहीं। और भूल मत, मैं हर दिन तुझसे पहले रेडी हो जाता हूं। शिव उसकी बात सुनकर मुंह टेढ़ा कर लेता है। दोनों कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो बस से कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में आज कुछ अलग ही माहौल था। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। देव और शिव सबको आपस में बातें करते देख सोचने लगते हैं। शिव बोलता है, लगता है कॉलेज में कुछ होने वाला है। देख, कॉलेज के स्टाफ सब भी इधर से उधर चेयर टेबल अरेंज कर रहे हैं। चल किसी से पूछते हैं। तभी सामने से रुद्रिका आते हुए दिखाई देती है। रुद्रिका देव के पास से गुजरते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और अपने बालों को झटकते हुए गॉसिप गैंग की तरफ चली जाती है।
रुद्रिका गॉसिप गैंग से कुछ बातें कर रही थी। दूर रहने के कारण देव और शिव उसकी बात सुन नहीं पा रहे थे। देव शिव से बोलता है, देख कैसे रुद्रिका उन लड़कियों से बात कर रही है। कल जो हुआ वो उसी ने करवाया होगा। मुझे नहीं पता था कि वो गुस्से में इस हद तक जा सकती है। शिव भी देव की बात से हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, सही कहा यार, जरूर इसने ही कल वो कांड करवाया होगा। इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। शिव और देव दोनों बात कर ही रहे थे। उसी वक्त अमन और अनिकेत वहां आ जाते हैं। अमन देव से बोलता है, ब्रो कैसे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। देव आश्चर्य से बोलता है, मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? कुछ हुआ है क्या? अमन बोलता है, हुआ कुछ नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुमने जो अशोक की उस दिन धुलाई की थी, मजा आ गया था। अब से वो किसी की रैगिंग करने के बारे में 1000 बार सोचेगा। अनिकेत बोलता है, हाँ ब्रो, तुमने जो उसको कुटा है उसके नाक को, बेचारा सांस लेने से भी डर रहा होगा। शिव उसकी बात सुनकर हंस देता है। देव भी मुस्कुरा देता है। देव अमन और अनिकेत से पूछता है, कॉलेज में कुछ होने वाला है क्या? सारे स्टाफ इधर से उधर चेयर और टेबल अरेंज कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम होने वाला है क्या? अमन बोलता है, कल इस कॉलेज के प्रेसिडेंट और फाउंडर आ रहे हैं, इसीलिए इतनी सारी तैयारी चल रही है, जिसमें वो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। अमन की बात सुनकर देव बोलता है, इस कॉलेज के प्रेसिडेंट और फाउंडर कौन है? तुम्हें पता है? अमन मुंह बिचकाते हुए बोलता है, नहीं यार, मुझे नहीं पता है कि कॉलेज का प्रेसिडेंट और फाउंडर कौन है। मुझे पता है इस कॉलेज के प्रेसिडेंट और फाउंडर कौन है। अचानक इस आवाज को सुनकर चारों उस आवाज की दिशा की तरफ मुड़ते हैं। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि अशोक की थी, जिसके नाक पे अभी भी छोटी सी पट्टी लगी हुई थी। अशोक को देख के सब चौंक जाते हैं। अशोक के पीछे केशव और डमरू खड़े थे। अशोक अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है, मिस्टर डीपीजी सर हैं इस कॉलेज के प्रेसिडेंट और फाउंडर। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। तभी एक मक्खी अशोक के नाक पे बैठ जाती है। अशोक उस मक्खी को भगाने के लिए अपना हाथ हवा में लहराता है, लेकिन उसकी उंगली उसके नाक पे लग जाती है, जिससे उसके नाक में दर्द उभर जाता है। अशोक की चीख निकल जाती है। ये देख शिव, देव, अमन और अनिकेत के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अशोक उनको घूर के देखता है। अशोक को अपनी तरफ देखते देख सब नॉर्मल हो जाते हैं। एपिसोड 9। अशोक देव से बोलता है, देखो देव, उस दिन जो हुआ वो गलत हुआ। मैं मानता हूं कि जवानी के जोश में मैंने जूनियर स्टूडेंट की रैगिंग की और फिर मेरे जुबान से तुम्हारी मां के बारे में कुछ वर्ड निकल गए। उसके लिए सॉरी। देव उसकी बात गौर से सुन रहा था। अशोक अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोलता है, उसके बाद तुमने मुझे मारा तो हिसाब हो गया बराबर, राइट? उसकी बात सुनकर देव बोलता है, हाँ, हिसाब तो बराबर हो गया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, ये बताओ। अशोक बोलता है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता, तो भगवान ने वो सब कुछ अच्छे के लिए करवाया होगा। क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें, एनिमी से फ्रेंड बनकर, जैसे कि जय और वीरू की तरह। क्या बोलते हो? अशोक की बात सुनकर देव और अशोक के दोस्त हैरान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था उन्होंने कभी ना सुनने वाली बात सुन ली हो। शिवदेव के कान में बोलता है, भाई मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि नियम के पत्ते जैसी जुबान से गुड़ की बात कर रहा है। मुझे डाउट है कि जरूर इसने कुछ प्लान बनाया होगा। शिव की बात सुनकर देव धीरे से हाँ में मुंडी हिलाकर हम बोलता है। अशोक उसके जवाब सुनने का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ आसमान में ब्लैक चॉपर बादलों को चीरता हुआ कहीं जा रहा था। उस चॉपर में ब्लैक साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लेडी बैठी हुई थी। उसके गले में सिल्वर कलर का एंटिकस नेकलेस था और उसके शॉर्ट हेयर उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। तभी उस लेडी का मोबाइल रिंग होता है। लेडी कॉल को रिसीव करके बोलती है, हेलो, खबर पक्की है? दूसरे तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, यस मैम, खबर 101% पक्की है। वो लोग वहीं हैं और पार्सल भी। लेडी बोलती है,
इतना बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। चॉपर का पायलट लेडी से बोलता है, मैम हम लोग 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। कॉलेज में अशोक देव का जवाब सुनने के लिए वेट कर रहा था। देव बोलता है, ठीक है, तो आज से हम दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। देव की बात सुनकर अशोक खुश हो जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़े उसके चमच्चे खुश नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि जैसा उन्होंने सोचा था, चीजें ठीक उसके विपरीत हो रही थीं। देव और अशोक दोस्त बन गए थे। अशोक देव की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है। देव भी उससे हाथ मिलाकर हैंडशेक करता है। अशोक देव से बोलता है, मेरी अभी एक क्लास है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। ओके बाय। इतना बोलकर अशोक जाने लगता है। देव भी ठीक है कहकर दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी अशोक देव को रुकने के लिए बोलता है। अशोक की आवाज सुनकर देव रुक जाता है। अशोक देव से बोलता है, आज तुम 7 बजे शाम में क्या कर रहे हो? देव बोलता है, कुछ नहीं, क्यों? अशोक मुस्कुराते हुए बोलता है, आज मैं इस नई शुरुआत को लेकर एक पार्टी देना चाहता हूं, जहां पे हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। क्या बोलते हो? अशोक की बात सुनकर देव बोलता है, आइडिया कोई बुरा नहीं है। ठीक है, तुम मुझे पार्टी की लोकेशन भेज दो, मैं वहां आ जाऊंगा। अशोक बोलता है, सिर्फ तुम नहीं, तुम सब, क्योंकि आज से ये भी मेरे दोस्त हैं। ओके, मैं तुम्हें पार्टी की लोकेशन सेंड कर दे रहा हूं और तुम इनको सेंड कर देना। ओके। इतना बोलकर अशोक दूसरी तरफ चला जाता है। देव और अशोक के बीच हुई सारी बातें दूर खड़ा एक इंसान सुन रहा था। अशोक के साथ जाते हुए केशव अशोक से बोलता है, भाई, आपने उन 2 कौड़ी के औकात वाले लड़कों से दोस्ती की, जिनकी आपके सामने बैठने की भी हैसियत नहीं है। साथ ही आपने उन्हें पार्टी में साथ चलने के लिए भी बोला। भाई, क्या अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि कोई भी नत्थु गैरा हमारा दोस्त बन जाए? अशोक उसकी बात सुनकर थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, केशव, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई भी आदमी आदमी होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। हमें उन्हें उनके धन से उनकी हैसियत नहीं देखनी चाहिए। इंसान की हैसियत उसके स्वभाव से पता चलती है। भले ही वो आज गरीब है, लेकिन कल वही आदमी कहीं अमीर बन जाए, तब क्या करोगे? अशोक की बात सुनकर केशव चुप हो जाता है। डमरू अपनी बात रखते हुए बोलता है, लेकिन भाई, कल तक जिसकी आप रैगिंग करते थे, आज आप खुद से दोस्ती करने के लिए उनके पास गए। इससे ये नहीं लगेगा कि आप डर गए हो उनसे। सही कहा, वो डर गया है देव से, इसीलिए वो आगे से आकर देव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। नहीं तो कभी सुना था कि करेले की सब्जी कभी मीठी खीर हो सकती है। शिव अमन से बोलता है। अमन शिव की बात से हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही बोला शिव। जब लकड़बग्घा का सामना शेर से हो जाए तो लकड़बग्घा अपनी हार स्वीकार कर लेता है। बेचारे अशोक की मुलाकात अभी तक देव से नहीं हुई थी, इसीलिए कैंपस में लकड़बग्घे की तरह उछल कूद कर रहा था। अब शेर आ गया है तो दोस्ती करने चला आया। देव उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम लोग अनाप शनाप बात कर रहे हो? शिव, अपने क्लास का टाइम हो गया है, चल क्लास चलते हैं। देव अभी बोल ही रहा था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन का साउंड आता है। देव अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन देखने लगता है। उस नोटिफिकेशन में एक रेस्टोरेंट का एड्रेस था, द ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट। एपिसोड 10। देव के फोन में मैसेज आता है। वो अपने मोबाइल में मैसेज चेक करने लगता है। वो मैसेज अशोक का था, जिसमें रेस्टोरेंट का नाम और एड्रेस था। देव मैसेज को देखते हुए बोलता है, अशोक ने रेस्टोरेंट का नाम और एड्रेस भेजा। अब बोलो, कौन कौन जाना चाहता है आज रात की पार्टी दी ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट में करने? पार्टी का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। आए भी क्यों नहीं। द ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट मुंबई के टॉप रेस्टोरेंट में आता था। जितना महंगा वो रेस्टोरेंट था, उतना ही लाजवाब खाना। शिव बोलता है, वैसे जाने में कोई बुराई नहीं है। अशोक इतने प्यार से बुला रहा है तो हमें जाना चाहिए।
वैसे भी किसी से दुश्मनी करके क्या करेंगे, एक ही कॉलेज के हैं तो दोस्ती करने में ही भलाई है। उसकी बात सुनकर देव हंस देता है। देव बोलता है, नौटंकी साला। देव इतना बोलकर क्लास की तरफ निकल जाता है। बाकी सब भी अपने अपने क्लास की तरफ निकल जाते हैं। दूर खड़ा शख्स उनकी बातें सुनकर बोलता है, द ब्लैक डायमंड रेस्टोरेंट। शाम हो चुकी थी। देव और शिव अपने घर की तरफ जा रहे थे। देव बोलता है, ज्यादा टाइम मत लगाना तैयार होने में, जल्दी तैयार हो जाना। शिव मुंह बिचकाते हुए बोलता है, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूं जो मुझे तैयार होने में ज्यादा टाइम लगेगा। मैं तो यूं जाऊंगा और यूं तैयार हो जाऊंगा। देव हंसते हुए बोलता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि तुझे तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। शिव अकड़ते हुए बोलता है, ठीक है तो लगा चैलेंज, देखते हैं पहले तैयार कौन होता है पार्टी के लिए, सॉरी फ्री के पार्टी के लिए। देव बोलता है, ठीक है। इतना बोलकर दोनों अपनी मुट्ठी टकराते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। घर पहुंचते ही देव अपने पापा से बोलता है, पापा आज मुझे एक पार्टी में जाना है। सुरेश उसकी बात सुनकर चौंकते हुए बोलते हैं, पार्टी में जाना है? किसके पार्टी में जाना है, मुझे भी तो बताओ। देव बोलता है, पापा एक फ्रेंड ने पार्टी रखी है, उसी के पार्टी में जाना है। फ्रेंड की पार्टी का नाम सुनकर सुरेश बोलते हैं, नहीं पार्टी में नहीं जाना है। आजकल के लड़कों के पार्टी में सिर्फ दारू, वाइन और बियर वाली पार्टी होती है। तुम्हें उस पार्टी में नहीं जाना है। देव रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, पापा आप जानते हैं मैं अल्कोहल नहीं लेता हूं, मैं बस वहां जाना चाहता हूं। दूसरी तरफ ब्लैक चॉपर एक सुनसान एरिया में लैंड हो चुका था। चॉपर से कुछ दूरी पर एक बड़ा वेयर हाउस था, जहां पे बड़ी गाड़ियों में कुछ लोड हो रहा था। रोशनी होने के कारण दूर से सब कुछ साफ दिख रहा था। ब्लैक साड़ी वाली लेडी अपने चॉपर से उतरती है। उसके सीधे हाथ में कुछ था जो ठीक से दिख नहीं रहा था। वो उस वेयर हाउस की तरफ बढ़ जाती है। हवाएं तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि आज मौसम बिगड़ने वाला है। धीरे धीरे आसमान में बादल छाने लगते हैं। वो लेडी मुस्कुराते हुए बोलती है, लगता है आज मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। ओह मैं तो भूल ही गई, मौसम का मिजाज तो आज मैं ही बिगाड़ूंगी। हाँ 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 हाँ। सुरेश अपने घर पे देव से बोल रहा था, बेटा तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे न कहने पे भी वो तुम्हें जबरदस्ती पिला देंगे। फिर उसके बाद तुम नशे के हालत में इधर उधर गिरते रहोगे। पुलिस पकड़ेगी तो चालान भी काट देगी। सुरेश की बात सुनकर देव मायूस हो जाता है। उसका मायूसी भरा चेहरा देखकर सुरेश का दिल पसीज जाता है। पसीजे भी क्यों नहीं, एक बाप अपने बेटे को कभी मायूस नहीं देख सकता। देव को मायूस देखकर सुरेश एक लंबी सांस लेकर बोलता है, ठीक है तुम पार्टी में जा सकते हो, लेकिन देव कंफ्यूज होकर बोलता है, लेकिन क्या पापा? सुरेश बोलता है, नो अल्कोहल। देव मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके पापा, नो अल्कोहल। वैसे मैं अकेले नहीं जा रहा हूं, शिव भी साथ में जा रहा है। उसकी बात सुनकर सुरेश मुस्कुरा देता है। देव तैयार होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर बाद वो तैयार हो जाता है। देव ने आज व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक डेनिम जैकेट, ब्लैक जीन्स और व्हाइट स्नीकर्स पहना हुआ था। वो फटाक से अपने रूम से निकलकर शिव के घर की तरफ चला जाता है, जो कि उसके घर से कुछ ही कदमों की दूरी पे था। शिव अभी अपने घर से नहीं निकला था। देव शिव के घर में जाता है। शिव का घर एक मंजिला था। नीचे हॉल और किचन था। फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम थे, जिसमें एक रूम शिव का था। देव की नजर शिव के माँ पे पड़ती है। देव शिव की माँ को प्रणाम करके उसके रूम में चला जाता है, जहां शिव अभी तक तैयार हो रहा था। देव उसको देख के बोलता है, तू तो हेरोइन को भी फेल कर दिया तैयार होने में। भाई जल्दी से तैयार हो जा, हमें जल्दी निकलना है, तभी हम टाइम पे पहुंच पाएंगे। शिव उसकी बात सुनकर बोलता है, बस 2 मिनट, मैं बस अपने इन बालों को ठीक कर लूं। देव उसके बालों को देखते हुए बोलता है, तेरे बाल बिल्कुल ठीक हैं, अब चल।
देव उसका हाथ पकड़ बाहर ले जाने लगता है। देव और शिव टैक्सी पकड़कर रेस्टोरेंट ब्लैक डायमंड पहुंच जाते हैं। उसी वक्त अमन और अनिकेत भी वहां पहुंच जाते हैं। चारों एक साथ रेस्टोरेंट में एंट्री करते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक साड़ी वाली लेडी वेयरहाउस के पास पहुंच जाती है। तभी दूर खड़ा एक आदमी जोर से चिल्लाकर बोलता है, ए, कौन है वहां? अपना नाम बताओ। अंधेरा होने के कारण उस आदमी को उस लेडी का चेहरा नहीं दिख रहा था। वो लेडी वहीं खड़ी थी। उसने अभी तक उस आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो आदमी दूसरे आदमी को लाइट लेडी की तरफ करने के लिए बोलता है। जैसे दूसरा आदमी लाइट उस लेडी की तरफ करता है, उसका गला सूख जाता है। ब्लैक साड़ी में खड़ी लेडी के हाथ में M16 राइफल थी। उसके पहले वो कुछ बोलता, वो लेडी उसके ऊपर फायर कर देती है। फायरिंग आवाज के साथ वो आदमी भी नीचे गिर जाता है। लेडी के चेहरे पे शैतानी मुस्कान थी।